Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. कॉमन कोड बनाम स्पेशल कोड की श्रृंखला में आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा करेंगे। आज़ादी के बाद सबसे विवादास्पद विषय जो रहा है देश के सामने वह यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा है। संविधान सभा में भी इस पर विवाद था। अंततः इसे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में स्थान दिया गया और धारा 44 में इसे स्थापित करते हुए कहा गया कि राज्य सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू करने का प्रयास करेगी, सतत प्रयास करेगी। और इतना ही नहीं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें 37 में जो स्पष्ट बातें कही गई है कि यह राज्य सरकार का या सरकार का यह राज्य का उद्देश्य होगा कि अपने नागरिकों की बेहतर व्यवस्था देने के लिए इसे लागू करे। स्टेट का ऑब्लिगेशन होगा। साथ ही साथ धारा 38 में एक बेहतर सोशल ऑर्डर बनाना है जिसमें न्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को कायम करना है और जो हमारा एक नेशनल लाइफ की पहचान बनेगा। इसी संदर्भ में यूनिफॉर्म सिविल कोड देश को एकीकरण करने की दृष्टि से नेशनल इंटीग्रेशंस के ध्यान में और जितने सारे डाइवर्सिटीज़ हैं कम्युनिटी का उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर ला करके कोडिफिकेशन कर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात कही गई। इतना ही नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली डायरेक्शंस स्टेट गवर्नमेंट को देती रही कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड नागरिकों के हित में लाए। इतना ही नहीं, लॉ कमीशन भी इस संदर्भ में लोगों से कंसल्ट कर एक रिपोर्ट तैयार की है। अर्थात संविधान की मूल बातें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और लॉ कमीशन का जो कंसल्ट किया गया लोगों से जो ऑब्जर्वेशन है, इन सभी के ध्यान में रखकर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा आम नागरिकों के अंदाज में, आम नागरिकों की समझ को ध्यान में रखते हुए चर्चा करेंगे। वस्तुतः जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है या कॉमन कोड की बात आती है उसको 3 पार्ट में हम देखेंगे। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा या कॉमन कोड होगा वह एक पार्ट है स्पेशल सिविल कोड, स्पेशल लॉ, दूसरा पार्ट है पर्सनल लॉ और तीसरा पार्ट है सोशल लॉ। यह 3 बारीकी से समझें। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जैसे चर्चा आती है तो उसके 3 पार्ट है। एक स्पेशल लॉ है, जैसे हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 लागू है, मैरिज रजिस्ट्रेशंस एक्ट लागू है, बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशंस, आधार नंबर से संबंधित नियम लागू है। यह स्पेशल कॉमन लॉ है जो सभी नागरिकों पर लागू है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 लागू है। मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना, जब हम कोई वीज़ा वगैरह बनाते हैं, विदेश जाते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट की जो प्रक्रिया है, मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, बर्थ जन्म लेते हैं तो बर्थ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, यह सारे ऑलरेडी लागू है। यह दूसरा जो है पर्सनल लॉ और तीसरा सोशल लॉ।
सोशल यूनिफॉर्म लॉ जो है वह भी लागू है। जैसे लेबर लॉज पूरे देश में एक समान है, चाहे किसी भी धर्म जाति के लोग हों, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, समान अवसर उनको उपलब्ध कराया जाएगा, समान ढंग से कार्य करेंगे। यह सोशल जो यूनिफॉर्म सोशल लॉ है ये भी लागू है। सिर्फ यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ, वह यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ लागू नहीं है, क्योंकि पर्सनल लॉ जो है, पर्सनल लॉ का जो जुरिस्डिक्शंस है वह फैमिली रिलेटेड मैटर्स है। फैमिली रिलेटेड मैटर्स में खासकर मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, यह जो मैटर है पर्सनल लॉ को रिप्लेसमेंट इन बिंदुओं पर यूनिफॉर्म सिविल लॉ करने में देश में काफ़ी विवाद है। यद्यपि हमारे देश के गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और अभी अभी उत्तराखंड की सरकार ने अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कैबिनेट का निर्णय हुआ है। पुर्तगाल में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है उसके पीछे, भले पुर्तगाल कहें, गोवा में जो लागू है उसके पीछे कारण है कि हम जब आज़ाद हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमारी सोसाइटी से कोई मतलब नहीं था। वह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अख्तियार करते थे और हमें बांट करके सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते थे। देश का बंटवारा हो गया, समाज का बंटवारा करने की उनकी प्रवृत्ति थी। उनका मूल उद्देश्य आर्थिक दोहन कर रहा था। लेकिन हमारे द्वीप गोवा में पुर्तगालियों का शासन था और वहाँ उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रखा था। जब पुर्तगाल का अधिग्रहण हुआ और भारत में विलय हुआ तो पुराने सभी लॉ के साथ विलय हुआ। परिणामतः गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड आज भी सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। अब जो आते हैं हम लोग पर्सनल लॉ का रिप्लेसमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड में, जो सबसे विवाद का विषय है, इसकी बारीकी से समझें। मैरिज, यह जो फैमिली लॉ है, फैमिली रिलेटेड लॉज है, और कह सकते हैं कि स्पेशल लॉ लागू है। सोशल रिलेटेड लॉ जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। सिर्फ फैमिली रिलेटेड सोसाइटी सोशल रिलेटेड लॉ, यूनिफॉर्म लॉ लागू है देश में। और बहुत सारे मैरिज, बहुत सारे स्पेशल लॉ लागू है, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट, मैरिज रजिस्ट्रेशन, बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, आधार रजिस्ट्रेशन। इसके दो पक्ष हैं, एक रिचुअलिटी पोर्शंस है और दूसरा रिचुअलिटी पोर्शंस और जो सेरेमोनियल पोर्शंस है। मैरिज हो, मैरिज कोई बरमाला पहन करके, माला पहन करके शादी करे, सिंदूर लगा करके शादी करे, अंगूठी पहना करके शादी करे, या निकाह में कुछ शर्त कबूलनामा करके करे, कबूल करके करे, या लव मैरिज करे या अरेंज मैरिज करे। यह सभी समाज में लागू है। हर किसी को अधिकार है कि वह अपने अपने ढंग से शादी करे, चाहे लव मैरिज करे, अरेंज मैरिज करे, निकाह करे, कबूल करके करे, बरमाला पहना करके करे, मंत्र को उच्चारण करके करे, काजी के समक्ष करे, ब्राह्मण के समक्ष करे, कन्यादान पद्धति से करे। लेकिन इसमें कहीं कोई इंटरफेरेंस स्टेट का नहीं है। सेरेमोनी एंड रिचुअलिटी यथावत रखते हुए मैरिज हो जाने के बाद, मैरिज संपन्न होने के बाद जो मैरिज से संबंधित
या मैरिज के क्रम में जो जेंडर जस्टिस है, ह्यूमन राइट्स रिलेशन है, नेचुरल जस्टिस से संबंधित बातें हैं, वह कॉमन करने की बात है। अगर मैरिज हो गया तो पति पत्नी का संबंध कैसा हो, मैरिज संपन्न होने के बाद अगर विवाद हुआ तो डाइवोर्स की प्रक्रिया क्या हो, अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा हो और किसी को एडॉप्ट करना है तो वह एडॉप्शन की प्रक्रिया क्या हो, अगर कोई वीडियो हो गई है तो उसका रीमैरिज की प्रक्रिया क्या हो, रीमैरिज का अधिकार क्या हो। उसी तरह माता पिता की संपत्ति में लड़के का क्या हिस्सा हो, लड़की का क्या हिस्सा हो, भाई बहन का क्या संबंध हो, पति पत्नी का क्या संबंध हो, अगर वृद्ध माता पिता हो गए हैं तो वृद्ध माता पिता का देखभाल कैसे हो। यह से संबंधित जो है पर्सनल लॉ, जो फैमिली लॉ है, इसी का कॉमन सिविल लॉ में रिप्लेसमेंट में देश में विवाद है। विवाद का कारण यह है कि कुछ लोग इसे अपनी आइडेंटिटी को खोना चाहते हैं। रिचुअलिटी यथावत रखते हुए, रिचुअलिटी तो ऑलरेडी आइडेंटिटी है ही, इसलिए आइडेंटिटी खोने का प्रश्न नहीं है। मैरिज के बाद जेंडर जस्टिस, नेचुरल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ लेते हुए ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रख करके यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। यह बातें हैं। फिर दूसरी जो बातें हैं, कुछ लोगों को आशंका है कि इससे हिंदू वैल्यूज सभी लोगों पर थोपा जाता है। यह हिंदू वैल्यूज से रिलेटेड मैटर नहीं, ये नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड मैटर है, जेंडर जस्टिस से रिलेटेड मैटर है, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड मैटर है। विवाह कैसे हुई करें, लेकिन अगर तलाक होता है तो तलाक में मेंटेनेंस देने की बात है, एलिमोनी देने की बात है। इसमें कहाँ कोई विवाद है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को खोड़ी देने की प्रक्रिया, सभी को भोजन की ज़रूरत है, सभी को मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अगर समान हो तो इसमें कोई विवाद नहीं है। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, अडॉप्शन करने की प्रक्रिया समान हो, इसमें क्या दिक्कत है। अगर किसी पति पत्नी में अच्छे संबंध नहीं है तो तलाक लेना हो तो तलाक की प्रक्रिया नेचुरल जस्टिस के आलोक में सभी के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए हो, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। इसलिए पर्सनल लॉ जो प्योरली सोशल लॉ है और ऑलरेडी देश में इम्प्लीमेंट है, और जो व्यक्तिगत लॉ जो फैमिली से रिलेटेड है उसमें आइडेंटिटी का विवाद जो है, इसको खुले ढंग से सोचना होगा। सभ्य समाज में विभिन्न विभिन्नताओं को से ऊपर उठ करके एक अच्छे सोशल ऑर्डर बनाना जो हमारी नेशनल लाइफ की पहचान हो, हमारा देश का विजन है, संविधान का विजन है। इसलिए हम अगर बच्चा जन्म लेता हो तो बच्चे का नामकरण जैसे हो वो करें, लेकिन आधार नंबर लेना कोई खराब नहीं है। बच्चे का रजिस्ट्रेशन चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सभी को समान होगा। आधार नंबर सबका यूनिफॉर्म होगा। फिर बच्चे का संस्कार करना है, जैसे करना हो अपने रिचुअलिटी, कोई छठी मनाए, कोई बिसौरी मनाए, 20 दिन पर मनाते हैं। फिर कुछ लोग सतैसा मनाते हैं, कुछ लोग 16 संस्कार करते हैं, बाल मुंडन करते हैं, अन्नप्राशन वगैरह करते हैं। जो जो संस्कार करना हो सब अपने ढंग से करें, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। लेकिन बच्चे का जन्म हुआ है तो रजिस्ट्रेशन देश के सभी नागरिकों को होना है, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं। बच्चे का शिक्षा संस्कार जैसे करना हो करें, लेकिन सभी बच्चों को स्कूल भेजना होगा। यह तो कॉमन बात है, पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना है। इसलिए जो कॉमन है, जो आपकी रिचुअलिटी है, जो सेरेमनी है, वह जैसे भी मनाए। कोई आदमी अगर मर जाता हो
तो जो उसको जैसे कब्र में दफनाना हो या घाट पर दाह संस्कार करना हो, तालाब के निकट दाह संस्कार करना हो, शमशान घाट में करना हो, ये प्रक्रिया में बाधा कहाँ है? लेकिन डेथ का रजिस्ट्रेशन होना है। डेथ का रजिस्ट्रेशन में सामान्य हो, लेकिन बाकी दाह संस्कार की प्रक्रिया अपने अपने ढंग से करे, रिचुअलिटी मेंटेन करते हुए करे, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। जन्म में, मृत्यु में, विवाह में अगर वृद्ध माता पिता हो गए हों तो उनको मेंटेनेंस करना, देखभाल करना बच्चे का दायित्व है। और चाहे हिंदू के वृद्ध माता पिता हो, मुस्लिम के हो, सिख के हो, ईसाई को, उसको मेंटेनेंस के लिए सामान्य नियम बनाना कोई आपत्ति की बात नहीं है। उसी तरह अगर कोई बच्चा अनाथ हो गया हो तो उसको देखभाल करने की प्रक्रिया, उससे संबंधित नियम सामान्य होना चाहिए। यही है। कहा जाए कि पर्सनल लॉ का जो रिप्लेसमेंट यूनिफॉर्म लॉ में होने के लिए जो विवादास्पद पोर्शन है वह फैमिली से रिलेटेड मैटर है, और यह प्योरली पति पत्नी संबंध, भाई बहन संबंध, पिता पुत्र संबंध, पुत्री माता संबंध, सास बहू संबंध, छोटी छोटी जो बातें हैं, इससे रिलेटेड जो लॉ है, उत्तराधिकार की बात है। शादी के पूर्व लड़की का उत्तराधिकार की स्थिति क्या होगी, शादी के बाद क्या होगा, कितना हिस्सा पति के हिस्से से अधिकार मिलेगा, कितना पिता के हिस्से से मिलेगा, यह सारा जो है एक कॉमन चीज जो इजीली सबको एक्सेप्टेबल हो, सोसाइटी को बांटकर विवाद में करके जो अच्छा खासा प्रथागत सोसाइटी चल रहा हो उसको नियम, गलत नियम कानून बना करके अव्यवस्था फैलाना यह कोई उचित नहीं है। एक अच्छी व्यवस्था हो, चाहे उत्तराधिकार का नियम हो, पति की संपत्ति का हिस्सा, पिता की संपत्ति का हिस्सा, भाई बहन का संबंध, भाई भाई का हिस्सा, भाई बहन का हिस्सा उत्तराधिकार से संबंधित, यह कॉमन प्रथागत ढंग से जो कोडिफाई करना चाहिए। यह नहीं किसी वर्ग विशेष को अलग, हिंदू का भाई बहन अलग होगा और मुस्लिम का भाई बहन अलग होगा, हिंदू का माता पिता अलग होगा, मुस्लिम का अलग होगा, सिख का अलग होगा, यह कहाँ की बात है? हिंदू के अनाथ बच्चे अलग होंगे, मुस्लिम के अलग होंगे, यह कैसी बात है? इसलिए रिचुअलिटी को यथावत मेंटेन करते हुए विवाह में जेंडर जस्टिस, नेचुरल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आदि को ध्यान में रख करके उसके विकास के दृष्टि से, उसके अधिकार की सुरक्षा के दृष्टि से पर्सनल लॉ को यूनिफॉर्म सिविल लॉ में या स्पेशल सिविल लॉ में स्टेप वाइज बदलने की आवश्यकता है। ये देश की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। हम तो कहेंगे कि इस दृष्टि अभी जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है, मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट है, बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट है, डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट है, आधार नंबर, नामकरण जो भी रखना हो रखें, हिंदू रखें, मुस्लिम रखें, आधार नंबर एक है। इसी तरह अपने सारे रिचुअलिटी को मेंटेन करते हुए जेंडर जस्टिस, नेचुरल राइट्स, बेसिक राइट्स और डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए सभी नागरिकों के परंपरा को कोडिफाई करके एक स्पेशल लॉ बनाने की ज़रूरत है। जिस तरह आज स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसी तरह हर बिंदु पर स्पेशल एक्ट बनाने का एक स्टेज आ गया है और नेक्स्ट स्टेज होगा यूनिफॉर्म। अगर सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसे नहीं स्वीकार करना चाहता हो, उसको इस बात का भय हो कि अपनी आइडेंटिटी का हो, तो उसकी भावना को भी ध्यान में रखते हुए यूनिफॉर्म लॉ की जगह स्पेशल लॉ बना दिया जाए, कोडिफाई करते हुए। क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी अगर हैबिचुअल ओबीडियंस, किसी भी कानून का इन्फोर्समेंट के लिए हैबिचुअल ओबीडियंस जरूरी है। अगर हम कानून बना दें और लोग उसका आदतन पालन नहीं करें तो अनावश्यक होगा। लेकिन कानून बनाने के साथ इसलिए इसको हैबिचुअल ओबीडियंस पार्ट को भी देखना होगा। और समाज में जितनी सारी प्रथाएं हैं
उसको यथावत चलते रहने दिया जाए। जितने रिचुअलिटीज एंड सेरेमनीज है उसके यथावत रखते हुए जेंडर जस्टिस, नेचुरल राइट्स के आलोक में कॉमन लॉ बनाने की ज़रूरत है, यूनिफॉर्म लॉ बनाने की ज़रूरत है। और यह यूनिफॉर्म लॉ और कॉमन लॉ की और बढ़ने के क्रम में पहले हर तरह का स्पेशल लॉ बनाने की ज़रूरत है। जिस तरह स्पेशल मैरिज एक्ट है, स्पेशल उसी तरह स्पेशल एडॉप्शन एक्ट, स्पेशल मेंटेनेंस एक्ट, स्पेशल जो है पेरेंट्स मेंटेनेंस एक्ट, जैसे में ओल्ड माता पिता से संबंधित कानून, यह सब आज बनाने की आवश्यकता है संविधान की भावनाओं के आधार पर। इसलिए हम जो है यह चाहेंगे कि जो पर्सनल लॉ का फैमिली रिलेटेड मैटर है उसमें भाई बहन के संबंध, पति पत्नी के संबंध, पिता पुत्र के संबंध, अनाथ बच्चे की स्थिति, उत्तराधिकार से संबंधित नियम, पति के संपत्ति में उत्तराधिकार और पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार का क्लियर कट स्पष्ट होना चाहिए। यह इल्यूजन्स, चूँकि हम महसूस कर रहे हैं कि समाज के अंदर बहुत से इल्यूजनरी लॉ डेवलप कर रहे हैं। नेचुरल जस्टिस के आलोक में नेचुरल जस्टिस की गलत व्याख्या करके किसी को कई जगह अधिकार है और किसी को कुछ नहीं। इन सारी बिंदुओं पर आज मैं महसूस करता हूँ कि स्पेशल सिविल लॉज की प्रकृति कॉमन सिविल लॉज उन्मुखी होने की ज़रूरत है। और पर्सनल लॉ जो फैमिली रिलेटेड मैटर्स हैं उसकी रिचुअलिटी एंड सेरेमोनियल पोर्शंस को यथावत रखते हुए डेथ, बर्थ, मैरिज, रीमैरिज, एडॉप्शंस, मेंटेनेंस से संबंधित, पिता पुत्र के रिश्ते से संबंधित, भाई बहन के रिश्ते से संबंधित, पिता पुत्र के रिश्ते से संबंधित एक कॉमन लॉ बनाने की आवश्यकता है। आम नागरिकों से अपील करते हैं कि इस पर वो चिंतन करें, मनन करें और एक सभ्य और प्रगतिशील समाज बनने की दिशा में स्टेप बाइज आगे बढ़े। कहीं कोई आइडेंटिटी की खतरा नहीं होगी और हमारा समाज विकसित होगा। और हमारे संविधान निर्माताओं का जो आर्टिकल 38 में वर्णित है कि हमारा उद्देश्य होगा एक सोशल ऑर्डर का निर्माण करना, न्यायपूर्ण सोशल ऑर्डर का निर्माण करना और एक नेशनल लाइफ की पहचान बनाना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम चरणबद्ध ढंग से यूनिफॉर्म सिविल कोड के तरफ रिचुअलिटी पोर्शंस, सेरेमोनियल पोर्शंस को यथावत रखते हुए जेंडर जस्टिस, नेचुरल जस्टिस के आलोक में स्पेशल लॉ बनाने का प्रयास करें देश हित में। और वह स्पेशल लॉ अंततः भविष्य में कॉमन कोड के रूप में विकसित होगा, कॉमन सिविल लॉ के रूप में विकसित होगा। इन्हीं बिंदुओं के साथ आज मैं अपने चिंतन को विराम देता हूँ। मेरा स्पष्ट राष्ट्र के निर्माण की दिशा में एक स्पष्ट सोच बनाना है जो आम लोग हैबिचुअल ओबीडियंस वाला लॉ बनाना है। किसी की सेरेमोनियल एंड रिचुअल आइडेंटिटी को खतरे में नहीं डालना है। सेरेमोनियल और रिचुअल आइडेंटिटी को यथावत रखते हुए नेचुरल जस्टिस, जेंडर जस्टिस के आलोक में कॉमन लॉ बनाने की आवश्यकता है। और वह कॉमन लॉ का प्रारंभिक चरण स्पेशल कॉमन लॉ से होगा जो यूनिफॉर्म सिविल लॉ उन्मुखी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपने चिंतन को विराम देता हूँ। अगर ये अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चिंतन जरूर करें, सोचें जरूर, राष्ट्र हित में, राष्ट्र निर्माण में जरूर सोचें। एक सभ्य और विकासशील समाज की स्थापना करना है, एक न्यायपूर्ण सोशल ऑर्डर वाला समाज के निर्माण करना है और एक नेशनल लाइफ का पहचान बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।